हेलो एवरीवन। सो आज हम केमिस्ट्री की एक डिफरेंट ब्रांच स्टडी करेंगे। दैट ब्रांच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो ब्रांच है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डील करती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करती है, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनका स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन। सो the branch of chemistry which deals with organic compounds are known as organic chemistry. इस ब्रांच के जो फादर हैं वो है फ्रेडरिच वूलर। नेक्स्ट वन इज, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको दो टाइप से डिफाइन किया गया है। फर्स्ट वन इज ओल्ड कंसेप्ट एंड सेकेंड वन इज मॉडर्न डेफिनेशन। सो ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सिंपली, compounds which are isolated from living organisms are called organic compounds. जिनको living organisms से isolate किया गया है उन्हें हम क्या कहते हैं? Organic compounds. For example, sugar, fats, dyes and urea. These are the following compounds which are obtained from living organisms. Next definition is inorganic compound. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो जिनको रॉक्स या मिनरल्स से या नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन किया जाए। दोज विच डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स आर नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्रोबेबली जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन को कंसिस्ट करते हैं अपने अंदर। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पीरियोडिक टेबल में कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट बचे हैं उन सभी के कंपाउंड्स को स्टडी करना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनको हम रॉक्स या मिनरल्स से डिराइव करते हैं उन्हें हम कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के लिए एक थ्योरी आई। थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय बर्जीलियस 1815 में। बर्जीलियस ने 1815 में कहा कि एक ऐसा मिस्टीरियस फोर्स होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो उन्होंने कहा देयर इज एन मिस्टीरियस फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस फोर्स को लेटर उन्होंने वाइटल फोर्स का नाम दिया। मतलब कोई पर्टिकुलर नाम नहीं बोला उन्होंने कहा कि एक मिस्टीरियस फोर्स है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। सो ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक वो जो लिविंग बीइंग्स से ऑब्टेन हो, इनऑर्गेनिक वो जो रॉक्स और मिनरल्स से ऑब्टेन हुए हों। सो जो वाइटल फोर्स थ्योरी है इसकी कुछ लिमिटेशंस थी और इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया आफ्टर द एक्सपेरिमेंट और आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब। जब मैं लैब में पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर लिया गया ना तो वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया कंप्लीटली। सो फ्रेडरिच वूलर फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फ्रेडरिच वूलर लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इन विच ही ट्रीटेड अमोनियम क्लोराइड विद पोटेशियम साइनेट। अमोनियम क्लोराइड with potassium cyanide. On doing this reaction, there is a compound is formed, ammonium cyanide. Ammonium cyanide plus potassium chloride. वो एक रिएक्शन परफॉर्म कर रहे थे एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने की। Ammonium cyanide is an organic compound, inorganic compound. When performing this reaction, because of the reaction conditions, यहाँ पे उन्होंने इस कंपाउंड को हीट किया। Because of the heat, rearrangement takes place. The symbol represents rearrangement. किसको रिप्रेजेंट करता है ये सिंबल? रीअरेंजमेंट को।
because of the rearrangement possible here, a compound is formed named urea. अमोनियम साइनेट रीअरेंज होके एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए, जो कंपाउंड क्या था, यूरिया. एंड यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. एंड यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. जब यूरिया की फॉर्मेशन लैब में हो गई तो वाइटल फोर्स थ्योरी को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया और कहा गया कि कोई मिस्टीरियस फोर्स नहीं है जो उसकी फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल है. देयर आर सम केमिकल प्रोसेसेस by which we can also prepare organic compounds. So Friedrich Wöhler, father of organic chemistry, synthesized the first organic compound in the lab. Synthesized the first organic compound in the lab is urea. Clear है? नोट कीजिए इसको. Reaction between ammonium chloride and potassium cyanate. Ammonium cyanate is formed. On rearrangement, ammonium cyanate is converted into a compound named as urea. कुछ और भी reactions थी, कुछ और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर किया. उनमें से एक आते हैं हर्मन कॉल्ब. फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया, अमोनियम क्लोराइड पोटेशियम साइनेट के साथ. अमोनियम साइनेट इज फॉर्म्ड, ammonium cyanate rearrange and urea is formed. One more reaction, Hermann Kolb's. इन्होंने एक्चुअली एल्डिहाइड और एसिटिक एसिड को लैब में प्रिपेयर किया था. इन्होंने कार्बन लिया और H2 के साथ उसकी रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क. And a compound is formed named acetylene. Ethyne or acetylene. This compound, when treated with dilute H2SO4 and HgSO4, जब इस कंपाउंड को इस रिएजेंट की प्रेजेंस में ट्रीट किया गया, दिस कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड. दिस कंपाउंड इज नोन एज इथेनल. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन दिस कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड. This compound is further converted into ethanoic acid. So this is the reaction carried out by Hermann Kolb's. ये कुछ रिएक्शंस हुई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज किया जाने लगा. तो जो पुरानी डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि ऐसे कंपाउंड्स जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स से सिंथेसाइज करते हैं, वो चेंज हो गई और एक नई डेफिनेशन दी गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसको हम बोलते हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट. और इस डेफिनेशन में क्या बोला गया, ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स जो मेजरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को और ट्रेसेस में, ट्रेसेस मतलब थोड़ा सा अमाउंट नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, सल्फर का, हेलोजन्स का कंसिस्ट करेंगे, उनको हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सिंपली द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन and majorly hydrogen and oxygen containing traces of nitrogen, phosphorus, sulfur and chlorine are known as organic compound. लिखिए definition को. So according to modern concept, the definition is going to be compounds which are composed of मतलब बने होना, compounds which are composed of carbon and hydrogen and their derivatives. डेरिवेटिव्स मीन जब आप कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड में किसी एक या दो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दो विद दीज एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन. एक्स रिप्रेजेंट्स हैलोजेंस. दिस एक्स रिप्रेजेंट्स हैलोजेंस. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट डेफिनेशन क्या हुई, कंपाउंड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन and their derivatives means hydrogen get replaced by oxygen, sulfur, nitrogen, halogens, phosphorus, etc. Next one,
स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, एक ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करने में हेल्प करेगी, उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. वन वर्ड इज हियर हाइड्रोकार्बन. So what are hydrocarbons? Hydrocarbons are the compounds which are made up of carbon and hydrogen. ऐसे compounds जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उनको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स. एंड उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी जो ब्रांच करेगी उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नाउ वी नो वन थिंग, द कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी लार्ज इन नंबर. So there are some reasons behind their large number. Large number of organic compounds are formed because of, कुछ particular reasons है जिसकी वजह से इतने सारे compound कार्बन के exist करते हैं. First one is catenation. Catenation is self-linking tendency. Catenation is self-linking tendency. एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना बहुत ही फ्रीक्वेंटली, उसको हम कहते हैं कैटिनेशन. फॉर्म्स बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स, कार्बन अपने साथ बॉन्ड बनाने के साथ साथ दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड इजीली बना लेता है. सो ये भी एक रीजन है कि बहुत ज्यादा वैरायटी मिलती है हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. लास्ट वर्ड और लास्ट रीजन इज आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म होता है कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो. अभी हम नेक्स्ट वीडियो में या आज के ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है. सो आइसोमेरिज्म क्या हो गए? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नॉन एज आइसोमर्स. दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो उनको हम क्या कहेंगे? आइसोमर्स कहेंगे. नोट कीजिए इसको. So, isomerism is compounds having same molecular formula but different structures are known as isomers. So, ये कुछ reasons हैं, ये कुछ properties हैं कार्बन की जिसकी वजह से कार्बन के large number of compounds exist करते हैं. Next हम discuss करेंगे general characteristics of organic compounds. ये जो organic compounds हैं इनकी general characteristics या general properties क्या होती हैं. Next topic is general characteristics of organic compound. Organic compound को हम O.C से represent कर रहे हैं. First one, they are composed of mainly 10 एलिमेंट्स. मेनली जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो 10 एलिमेंट्स से बने होते हैं. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मेनली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यही एलिमेंट्स हमें मिलते हैं. Next one, they are tetravalent in nature. They show tetravalency. Tetravalency का मतलब होता है जो कार्बन है हमारा वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है. टेट्रावेलेंसी को क्वाड्रीकोवेलेंट भी बोला जाता है. क्वाड्रीकोवेलेंसी. क्वाड्री का मतलब 4. तो पहली प्रॉपर्टी हुई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि ये मेनली 10 एलिमेंट्स से मिलके बनते हैं, ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं. मेन तो कार्बन हाइड्रोजन ही होता है. दे शोज टेट्रावेलेंसी. यहाँ पे जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है मैक्सिमम. क्वाड्रीकोवेलेंसी भी आप इसको बोल सकते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वॉलेटाइल इन नेचर. दे आर वॉलेटाइल इन नेचर. वॉलेटाइल वर्ड का मतलब those which can easily converted into vapors. जिनका melting point या boiling point बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता वो volatile होते हैं. They have low melting
melting point and boiling point. Next one, they have low melting point and boiling point. They are volatile in nature. They shows tetravalency and they are mainly composed of 10 elements. The next property is they are bad conductor of electricity. Next property is they are bad conductor of electricity. मेनली जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किस टाइप का बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है. इसी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम है. दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते क्योंकि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर नॉन पोलर इन नेचर. They are non-polar in nature. They like to dissolve in non-polar solvents में ये घुलना पसंद करते हैं. polar solvents में dissolve होना पसंद नहीं करते. The next property is they don't furnish towards iron. They don't gives ions on dissociation. ये डिसोशिएट होने पे आयंस नहीं देते. सिंपली आयंस नहीं देते. इसी वजह से ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं. वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं. दे आर नॉट स्टेबल टूवर्ड्स हीट. दे आर नॉट स्टेबल टूवर्ड्स हीट. सिंपली हमने एक पॉइंट लिखा था, देखिए दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो अगर आप इनको ज़्यादा हीट करोगे तो ये डीकम्पोज हो जाते हैं. डिसोशिएट नहीं, ये डीकम्पोज हो जाते हैं. सो हम लिख सकते हैं दे आर नॉट स्टेबल टूवर्ड्स हीट. नोट कीजिए इनको. फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑन कंबशन. रिपीट करते हैं पहले इनको. ये मेनली 10 एलिमेंट्स से बने होते हैं. ये टेट्रावेलेंसी शो करते हैं. वॉलेटाइल होते हैं नेचर में. वॉलेटाइल मीन्स दे इजीली कन्वर्ट इनटू वेपर्स. दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर इन नेचर. और केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक. डोंट गिव्स आयन या डोंट फर्निश आयंस. डिकम्पोज होते हैं, डिसोशिएट होते ही नहीं हैं. नॉट स्टेबल टूवर्ड्स हीट. अगर आप बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं और हीट की तरफ बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी शो नहीं करते. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑन कंबशन दे गिव स्मोकी एंड नॉन स्मोकी फ्लेम. दोनों टाइप की फ्लेम ये हमें कंबशन पे प्रोवाइड करते हैं. सो नाइन्थ प्रॉपर्टी, नाइन्थ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंबशन. कंबशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी सब्सटेंस को बर्न करना. सो ऑन कंबशन दे प्रोड्यूस स्मोकी एंड नॉन स्मोकी फ्लेम. नेक्स्ट 10th one, this shows isomerism. This shows isomerism. And the last property is जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो पोलीमराइजेशन भी शो करते हैं. This shows polymerism. पोलीमरिज्म क्या होता है? जब एक छोटी सी यूनिट बार बार रिपीट करके एक बड़े से स्ट्रक्चर को डराइव कर देती है तो उसको हम कहते हैं पोलीमरिज्म. पोलीमर बनना काइंड ऑफ. लुक, we have one example, ethylene. Ethine. We have one example, ethine. ETHYNE. Formula is C2H2. ये होता है ethine. If we repeat this compound 3 times, so we get C6H6, which is a benzene. तो सिंपली जब आपने एक छोटी सी यूनिट ली और आपने उसको बार बार रिपीट किया और उसने एक बड़े स्ट्रक्चर को डिराइव कर दिया तो उस टाइप के नेचर को, प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पोलीमराइजेशन. पोलीमराइजेशन या पोलीमेरिज्म.
आइसोमेरिज्म क्या था? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. Isomerism is compounds having same molecular formula but different structures. नोट कीजिए इसको यहां तक. So after general characteristics of organic compound, we are going to discuss the properties, जो special properties हैं कार्बन का, versatile nature, tetravalency और catenation. Catenation हमने डिस्कस किया, self linking property. Next one is tetravalency of carbon. Simply we know carbon atomic number 6, configuration 2 4 and 1s2, 2s2, 2p2. So in ground state हम रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल्स को. 2s having 2 electrons and 2p having 2 electrons. Excited state, एक्साइटेड स्टेट सिंपली मीन्स यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके नेक्स्ट स्टेट में पास ऑन कर जाएगा. दिस वन इज लाइक दिस. नाउ इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन देयर आर 4 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स. तो यहाँ पे चारों जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो 1 2 3 4. These are the 4 atomic orbitals which are exactly half filled and ready to participate in bonding. Simply, on mixing these 4 orbitals, on mixing of atomic orbitals, this one is 2s and this one is 2p. This one is again 2s, this one is 2p. So in atomic orbitals को mix करके नए equivalent orbitals बनाना, mixing of atomic orbitals and form new equivalent hybrid orbitals is known as hybridization. सिंपली हमें क्या करना है, हमने एक्साइटेड स्टेट डिस्कस किया. एक्साइटेड स्टेट से एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मर्ज करके नए ऑर्बिटल्स बनाने हैं. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप मिक्स करोगे उतने ही नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे. और जो नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाना, नए ऑर्बिटल्स को बनाना, ये सारा प्रोसीजर कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन. एंड हाइब्रिडाइजेशन टेल्स अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नोट कीजिए, यहां पे जो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ऑल द बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल. जो 4 बॉन्ड हमारा कार्बन बनाएगा वो चारों के चारों बॉन्ड कैसे बनेंगे? आइडेंटिकल बनेंगे. एंड कार्बन शोज या फॉर्म्स मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स. 4 से ज्यादा कार्बन अपने बॉन्ड्स नहीं बना सकता क्योंकि कार्बन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है. सो यहाँ पे मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनेंगे कार्बन के? 4 बॉन्ड बनेंगे. चारों के चारों बॉन्ड आइडेंटिकल्स होंगे. एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिला के नए ऑर्बिटल्स को बनाना, उनको कहेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन. सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, या हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली इक्वल हो. और जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी भी एनर्जी क्या रहती है? ऑलमोस्ट इक्वल रहती है. नोट कीजिए इसको, फिर हम शेप्स डिस्कस करते हैं. Shapes of organic compounds on the basis of hybridization.
हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की शेप डिस्कस करते हैं. शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन. फर्स्ट वन इज sp3. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है? 1s and 3p orbitals 1s and 3p orbitals combine and form, एक तो s का और 3p का आपस में जुड़े, 4 ऑर्बिटल्स जुड़े एंड फॉर्म 4 sp3 ऑर्बिटल्स. और उन्होंने क्या बना दिए? 4 sp3 ऑर्बिटल्स बना दिए. अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, उसको आप रिप्रेजेंट करते हो ऐसे, दोनों लॉब्स इक्वल होते हैं. दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ p. कोई भी मान लीजिए p y मान लो इसको. ये जो 2 लॉब्स हैं इसकी, ये दोनों इक्वल हैं. और जब s के साथ आप इसको प्लस करते हो, दिस इज s ऑर्बिटल. और ये भी क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है. ऑन मिक्सिंग दीज टू s एंड p, a new orbital is formed. One lobe is larger than the another and this is hybrid orbital. ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हुई जिसमें एक लोब दूसरी लोब से बड़ी है. ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये खुद को इस तरीके से अरेंज करते हैं स्पेस में कि इनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम रहे और रिपल्शन मिनिमम रहे. सो दीज 4 sp3 ऑर्बिटल्स आर अरेंजेस in the space like this. ये एक टेट्राहेड्रन को फॉलो करते हुए खुद को अरेंज करते हैं. एंड द एंगल हेयर इज 109 डिग्री 28 सेकेंड. व्हेन द कार्बन और उसके चारों ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज हो गए स्पेस में, 3 डायमेंशनल. Now there is a covering with hydrogen. यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपने s ऑर्बिटल के साथ p ऑर्बिटल के साथ क्या कर लिया? कवरिंग कर लिया. एंड दिस बॉन्ड इज नॉन एज सिग्मा बॉन्ड. सो हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से हमें शेप पता चल गई. द शेप इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल. शेप इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल. क्या हो रहा है? एक s और 3p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड हुए, 4 sp3 ऑर्बिटल्स बने. जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें एक लोब का साइज बड़ा होता है, दूसरी लोब का साइज छोटा होता है. ये चारों लोब्स खुद को स्पेस में इस तरीके से अरेंज करती हैं कि इनके बीच का स्पेस जो है वो मैक्सिमम रहे और रिपल्शन जो है वो मिनिमम रहे. सो दे अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रन या टेट्राहेड्रल. नाउ नेक्स्ट वन इज, जो हाइड्रोजन यहाँ ओवरलैप करेगा, दे ऑल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन ने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली. नोट कीजिए इसको. दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन CH4. वन मोर थिंग इज हियर, अगर कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3. नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन. इथेन हैव 2 कार्बन्स. So this one is the first carbon having 4 sp3 hybrid orbitals. Second carbon again 4 sp3 hybrid orbitals. Every orbital have one unpaired electron. Same the structure is going to be. सबके पास एक एक ऑर्बिटल है, एक एक इलेक्ट्रॉन है. sp3 hybridized. This one is also sp3 hybridized. Carbon and hydrogen overlap and share their 1 electron. And share their
1 1 electron. So this is the structure of C2H6, and simply this is also written as CH3 single bond CH3. This is head-on overlapping, and head-on overlapping results into the formation of sigma bond. नोट कीजिए इसका. So अभी हमने डिस्कस किया about sp3 hybridization. Now is sp2 hybridization. Simply 1s plus 2p results into 3 sp2 hybrid orbitals. This time is 3 sp2 hybrid orbital. Excited state of carbon 2s1, and there are 3 2p, 1 2 3. This time only 1s and 2p undergoes hybridization. इन्होंने आपस में मिलके क्या बना लिया? sp2 hybrid orbital, and 1 is unhybrid orbital is here. Now carbon has 3 sp2. So these 3 sp2 orbitals arranges in the manner displaying least repulsion and maximum distance between them. These are sp2. ये 3 sp2 खुद को स्पेस में इस तरीके से अरेंज करते हैं. द बॉन्ड एंगल इन बिटवीन दीज इज 120. Clear? The first carbon having 3 sp2 orbital 1 1 and 1. जो इनके साथ वाली लोब है वो बहुत छोटी है, हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं. सेकेंड वन कार्बन अगेन हैव 3 sp2 like this. This carbon has 1p unhybrid orbital. उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए. This one is pz and 1 pz is here. This hybrid orbital share its one electron with hydrogen. This one share its one electron with another hydrogen. ये भी अपने एक को शेयर कर लेगा, और यहाँ पे ये भी अपने एक ऑर्बिटल को हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा. नाउ 2pz के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन. These p orbitals are mutually पैरेलल टू ईच अदर. ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे तभी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दीज टू इलेक्ट्रॉन्स शेयर्स लाइक दिस एंड रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड. रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड. अब दोनों लॉब्स में डैश रिप्रेजेंट करने का मतलब ये नहीं है कि सिंगल बॉन्ड के ऊपर भी एक बॉन्ड है और नीचे भी एक बॉन्ड है. नो, दीज आर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स. There are 2 electron clouds because इस इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी इस लोब में और इस लोब में इक्वल है. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है. तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर की तरफ भी एग्जिस्ट कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एग्जिस्ट कर सकता है. सो द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन इज लाइक दिस. The structure of ethene is like this. Clear है? Next we are going to discuss about the third hybridization which is sp. One more thing, हमने कहा था अगर एक कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, 4 के 4 बॉन्ड सिंगल हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3. Now if a carbon forms one double bond, the hybridization is going to be sp2. डबल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2. This is the structure of ethene. Next one is sp hybridization. नोट कीजिए इसको. Next is sp hybridization. This time 1s and 1p combine
and 2 sp hybrid orbitals are formed. अब 2 sp hybrid orbital हैं तो 1s and 1p, ये तो आ गए sp hybrid हो गए and these two are unhybrid this time. और हमें पता है p के जो तीनों ऑर्बिटल्स है ना px, py, pz वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. sp hybrid orbitals arranges like this. sp and sp, the angle in between these two is 180. Maximum distance, minimum repulsion. This time carbon sp, एक कार्बन के पास 2 sp है, दूसरे वाले कार्बन के पास भी क्या है 2 sp. This time one is py, this carbon also has py. जो अनहाइब्रिड है, हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया है, एंड दिस वन इज pz, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे से. नाउ हैज 1 इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा pz है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, एंड दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस. py ने आपस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाया और pz ने आपस में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बनाया. सो देयर आर 2 pi bonds are possible. This one share its electron with hydrogen and this is again share its electron with hydrogen. So the structure of acetylene is carbon, single bonded carbon, there are 2 pi bonds and 1 single bond and 1 single. The structure is going to be linear. जो sp2 था हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास, उसका स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर. The structure is trigonal planar. Clear? So यहाँ तक रिवाइज करके आइए. नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड.